चीता झाड़ियों से निकला और राजा का घोड़ा डर कर उछल पड़ा। रानी के गले से चंद्रकांता हाथ टूटकर घनी झाड़ियों और सूखी पत्तियों के बीच कहीं खो गया। हार के गिरने की आवाज सुनकर रानी हैरान रह गई। कहाँ थे इतनी देर? क्या लाए हो खाने को? कुछ नहीं लाए ना? तुम्हारी यह ईमानदारी हमें कब तक इस नरक में रखेगी विक्रम? पर्णभूमिका, यह नक्शा ताकत और बर्बादी दोनों ला सकता है। राजा प्रताप को इसकी चिंता है और कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए पाना चाहते हैं। शांतिपुर गांव के घने जंगलों में, जहां धूप भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, विक्रम हर दिन अपनी कुल्हाड़ी से मेहनत करता था। उसकी हर कुल्हाड़ी की चोट में उसकी पत्नी माधवी और नन्ही बेटी मान्या के सपने छिपे थे। विक्रम सिर्फ लकड़हारा नहीं था, वह ईमानदारी की मिसाल था, जिस पर पूरे गांव को गर्व था। भले ही इसी ईमानदारी के कारण उन्हें रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आज का दिन कुछ अलग था। विक्रम ने पेड़ काटने की आवाजों के साथ ही दूर से आती शाही गाड़ी की आवाज सुनी। महाराज प्रताप, जो न्यायप्रिय और बड़े राजा माने जाते थे, उनकी शांत और दयालु रानी वनमाला और उनके चालाक मंत्री देवेंद्र शिकार पर निकले थे। रानी वनमाला के गले में एक बहुत ही खूबसूरत चंद्रकांता हार चमक रहा था, जिसमें हीरे और नीलम ऐसे जड़े थे मानो आसमान के तारे उनके गले में उतर आए हों। अचानक एक जंगली चीता झाड़ियों से निकला और राजा का घोड़ा डर कर उछल पड़ा। रानी के गले से चंद्रकांता हार टूटकर घनी झाड़ियों और सूखी पत्तियों के बीच कहीं खो गया। हार के गिरने की आवाज सुनकर रानी हैरान रह गई, लेकिन उससे ज्यादा चिंता महाराज प्रताप के चेहरे पर दिखी। उनके लिए यह हार सिर्फ रानी का गहना नहीं था, बल्कि एक पुराने परिवार की निशानी था, जिसमें एक छिपा हुआ नक्शा था, स्वर्ण भूमि का नक्शा। एक ऐसी जगह जहां बेशुमार दौलत और ताकत का राज था। विक्रम, तुम्हारी यह ईमानदारी हमें कब तक इस गरीबी में रखेगी? मान्या के बचपन के सपने, उसकी पढ़ाई, सब टूट जाएंगे इस ईमानदारी के चक्कर में। माधवी, बेईमानी से मिली दौलत कभी टिकती नहीं। हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमारी असली दौलत है, जिसे मैं मान्या को विरासत में देना चाहता हूँ। सच्चाई से पेट नहीं भरता। अगर ईमानदारी से जिंदगी चलती तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। माधवी की कड़वी बातें उसके कानों में गूंजती रहती, पर विक्रम चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ता, जहां उसकी कुल्हाड़ी की आवाजें उसकी अंदरूनी दर्द और मजबूती की गूंज बन रही थी। राजपुर के भीड़ भरे बाजार में विक्रम की लकड़ियां वैसे ही पड़ी थीं। सूरज ढलने लगा था और उसके साथ उसकी उम्मीदें भी। थका हारा वह लाला दीनदयाल की राशन की दुकान पर पहुंचा, जिसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। लाला जी, बच्चों के पेट में भूख के चूहे कूद रहे हैं। घर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा राशन कल लकड़ियां बेचकर दे दूंगा। विक्रम, आज लकड़ी कहाँ है? और पुरानी उधारी भी बाकी है। जब तक हिसाब चुकता नहीं होता, मैं एक दाना भी नहीं दूंगा। विक्रम का सिर शर्म से झुक गया। मान्या और माधवी का भूखा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। खाली हाथ, थके हुए कदमों से वह घर की ओर लौटता है, जहां माधवी की आंखें पहले ही उसकी नाकामी का अंदाजा लगा चुकी थी। कहाँ थे इतनी देर? क्या लाए हो खाने को? कुछ नहीं लाए ना? तुम्हारी यह ईमानदारी हमें कब तक इस नरक में रखेगी विक्रम? क्या हम इसी तरह जिंदगी गुजार देंगे? रोज मेहनत, रोज हार, मान्या की पढ़ाई, उसकी उम्मीदें, सब टूट जाएंगी तुम्हारी इस ईमानदारी के चक्कर में। मुझे विश्वास है माधवी, हमारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। विश्वास? इस विश्वास से पेट नहीं भरता। जब हम भूखे होते हैं तो यह विश्वास हमारी भूख नहीं मिटाता। अब और कोई बात नहीं, न सब्जी, न राशन, न बच्चों की फीस। तुम्हारी ईमानदारी
अब सिर्फ हमें परेशान कर रही है विक्रम। विक्रम का दिल टूट गया, लेकिन उसने माधवी के गुस्से का विरोध नहीं किया। वह जानता था कि उसकी पत्नी भी दर्द में है। माधवी रसोई में गई और एक मुट्ठी चावल की खिचड़ी बनाकर लाई। ये खा लो, हमारे लिए बस पानी बचा है। दोनों की आंखों में दर्द और संघर्ष की परछाई थी, जो अब इतनी गहरी थी कि शायद ही कभी मिट पाती। अगले दिन विक्रम मान्या को लेकर राजपुर विद्यापीठ पहुंचा। विक्रम जी, मान्या की फीस काफी समय से बाकी है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। इस बार नहीं चुकाई तो नाम कट जाएगा। सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। इस बार वादा करता हूँ 1 हफ्ते में फीस चुका दूंगा। ठीक है विक्रम, ये आखिरी मौका है। 1 हफ्ते बाद हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। स्कूल कोई धर्मशाला नहीं है। विक्रम ने धन्यवाद किया, मान्या को गले लगाया और घर लौट आया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ पहले से भी भारी था। विक्रम रोज लकड़ियां काटता, पर कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कई बार ऐसा होता कि या तो माधवी और मान्या खाते, या विक्रम और मान्या, और एक सदस्य भूखा सो जाता। गांव वाले उन्हें गरीबी के लिए ताने मारते थे। देखो माधवी, तुम्हारे पति तो बस लकड़ी काटने के लायक हैं। कोई और काम क्यों नहीं कर सकते? इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। माधवी इन तानों से टूट जाती। उसकी आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। वह चुपचाप घर लौटती, जहां निराशा और दुख ने उसे घेर लिया था। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरे परिवार का भविष्य यही है? शाम को जब विक्रम घर आया तो माधवी का सब्र टूट चुका था। सुन रहे हो? अब गांव वाले भी हम पर हंसते हैं। लोग तुम्हें लकड़हारा विक्रम कहने लगे हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो माधवी। एक दिन यही लोग हमारी तारीफ करेंगे। लगातार तनाव और ठीक से खाना ना मिलने के कारण माधवी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन घर का सारा काम वही संभालती थी। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती माधवी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा विक्रम? मुझे पता है तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। एक दिन जब विक्रम हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने दूर से अशाही गाड़ी को लौटते देखा। राजा और रानी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सैनिक बेचैनी से कुछ ढूंढ रहे थे। विक्रम ने ध्यान से देखा और कुछ ही देर में उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी, जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। वह पास गया और हैरान रह गया, यह वही चंद्रकांता हार था। उसने हार को उठाया और उसके हाथ में आते ही हार में जड़े नीलम से एक हल्की रोशनी निकली, जो कुछ ही पलों में बुझ गई। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम था। यह तो वही हार है जिसकी राजा और रानी खोज करवा रहे थे। अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मान्या की फीस, घर का राशन, सब कुछ। नहीं, ये हमारा नहीं है। इसे लौटाना मेरा कर्तव्य है। शाम हो चुकी थी। थकाहारा विक्रम चंद्रकांता हार को अपनी झोली में लेकर घर पहुंचा। उसने माधवी को सब कुछ बताया। माधवी, मुझे चंद्रकांता हार मिली है। राजा और रानी इसे ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा कल सुबह इसे लौटा दूंगा। तुमने वो हार पाया? विक्रम, ये तो बहुत बड़ी बात है, पर क्या तुम सच में इसे लौटा दोगे? सोचो विक्रम, अगर हम इसे बेच दें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये एक मौका है विक्रम, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हम एक ही झटके में अमीर बन सकते हैं। नहीं माधवी, ये हमारी नहीं है। ये हमारी ईमानदारी की परीक्षा है। यह ईमानदारी, ये हमें कहां ले जाएगी? स्कूल की फीस, बच्चों का पेट। ये ईमानदारी नहीं, ये हमारी बर्बादी है। इस हार से हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। जो कुछ भी हमारा है वह हमारी मेहनत से आया है। यह हार बेईमानी से नहीं मिलेगा।
सब्र रखो माधवी, हमारा समय आएगा और वह सही रास्ते से ही आएगा। यह हार किसी राज से जुड़ा लगता है और हमें उस राज में नहीं पड़ना चाहिए। थका हुआ विक्रम बिस्तर पर लेट गया, लेकिन माधवी रात भर जागती रही। उसके मन में लालच और ईमानदारी के बीच एक भयंकर लड़ाई चलती रही। अगली सुबह विक्रम चंद्रकांता हार लेकर राजधानी कनकपुर के बड़े राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के दरवाजे पर सैनिकों ने उसे रोका। मुझे अंदर जाने दो, मुझे महाराज से मिलना है, मुझे उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। एक गरीब लकड़हारा महाराज से मिलना चाहता है, क्या बात है? मैं वह चंद्रकांता हार लेकर आया हूँ जिसे महाराज और रानी ढूंढ रहे थे। कृपया मुझे उनसे मिलवाइए। सैनिकों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन विक्रम के चेहरे पर दिखी मजबूती और आंखों में ईमानदारी देखकर उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। राजा प्रताप और रानी वनमाला राज दरबार में बैठे थे। चेहरे पर उदासी और निराशा थी। मंत्री देवेंद्र उनके पास खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ और ही योजना चल रही थी। विक्रम ने सम्मानपूर्वक चंद्रकांता हार उनके सामने रखी। महाराज रानी, यह वही चंद्रकांता हार है जिसे आप ढूंढ रहे थे। यह मुझे जंगल में मिली। तुमने इसे लौटाया? तुम इसे रख भी सकते थे विक्रम। यह एक अनमोल हार है। महाराज, मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इसे लौटाना मेरा कर्तव्य था। विक्रम, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। यह हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। ये मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारी ईमानदारी आज के समय में मुश्किल से मिलती है। हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। महाराज रानी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। विक्रम की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ने राजा और रानी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने विक्रम को एक अनोखा मौका देने का फैसला किया। राजा प्रताप ने मंत्री देवेंद्र की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब कुछ और ही चमक थी। राजा को शक था कि देवेंद्र इस हार के राज को जानता था और उसे खोजने में जानबूझकर ढिलाई बरत रहा था। विक्रम, तुम्हारी ईमानदारी और ज्ञान ने हमें बहुत प्रभावित किया है। हम तुम्हें एक साधु महात्मा के पास भेजेंगे। वे तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुम उसमें पास हुए तो हम तुम्हें अपने दरबार में एक सलाहकार के रूप में रखेंगे। विक्रम ने सिर झुकाकर राजा का आदेश मान लिया। मंत्री देवेंद्र के चेहरे पर हल्की सी परेशानी आई। वह नहीं चाहता था कि कोई और महल में इतना ताकतवर बन। विक्रम को साधु महात्मा शांतिनाथ के पास ले जाया गया, जो पास के ज्ञानवन आश्रम में गहरे ध्यान में बैठे थे। यह वही साधु थे जिन्हें राजा प्रताप अपने गुरु मानते थे और जिनसे स्वर्ण भूमि के राज के बारे में सलाह लेते थे। जब विक्रम उनके सामने पहुंचा तो साधु ने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। तुम कौन हो और राजा ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? महाराज ने मुझे अपनी परीक्षा लेने के लिए भेजा है, ताकि मैं जान सकूं कि क्या मैं उनके दरबार में सलाहकार बन सकता हूं। साधु शांतिनाथ ने विक्रम को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी, मजबूती और विनम्रता को पहचाना। उन्होंने विक्रम से कुछ देर ध्यान करने को कहा। कुछ देर बाद साधु मुस्कुराए। तुम में अच्छे सिद्धांत हैं विक्रम। तुम केवल ईमानदार नहीं, तुम्हारी सोच भी बहुत साफ और अच्छी है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है। राजा के दरबार को तुम्हारी जरूरत है। वह चंद्रकांता हार सिर्फ एक गहना नहीं है विक्रम, उसमें एक नक्शा छिपा है स्वर्ण भूमि का। यह नक्शा ताकत और बर्बादी दोनों ला सकता है। राजा प्रताप को इसकी चिंता है और कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए पाना चाहते हैं। उस मंत्री पर नजर रखना, वह अपनी बड़ी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकता है। राजा को तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी की जरूरत है, ताकि वह इस राज को सही हाथों में रख सके।
साधु महात्मा का आशीर्वाद पाकर विक्रम राजमहल लौट आया। राजा प्रताप ने तुरंत उसे दरबार में एक बड़ा सलाहकार बना दिया। विक्रम की सलाह से राजा ने राज्य में कई सुधार किए। उसने किसानों की समस्याओं को समझा, व्यापारियों के लिए नए नियम बनाए और गरीबों की मदद के लिए योजनाएं शुरू की। उसने राजा को चंद्रकांता हार के राज के बारे में बताया और मंत्री देवेंद्र की बढ़ती इच्छाओं के बारे में भी चेताया। राजा ने विक्रम की सलाह पर चुपके से चंद्रकांता हार की सुरक्षा बढ़ाई और देवेंद्र पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे देवेंद्र की चालें राजा के सामने आने लगी और उसे उसके पद से हटा दिया गया। विक्रम, तुम्हारी सलाह ने हमारे राज्य को बहुत आगे बढ़ाया है। तुम हमारे दरबार में एक अनमोल रत्न हो। महाराज, मेरी असली सेवा यही है कि मैं जनता की आवाज आप तक पहुंचा सकूं। मेरी सलाह है कि हमें सीधे जनता से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और नियम बनाते समय केवल महलों और दरबारों के बारे में नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और आम आदमी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। स्वर्ण भूमि का राज चाहे कुछ भी हो, राज्य की असली ताकत उसकी जनता है। बिल्कुल सही विक्रम। आज से हम जनता से सीधे बात करेंगे और तुम्हारे मार्गदर्शन में राज्य को सही दिशा में ले जाएंगे। और चंद्रकांता हार का राज, उसे अब केवल राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, किसी निजी फायदे के लिए नहीं। विक्रम अब राजा के साथ मिलकर फैसले लेता था और उसकी सलाह से राज्य में खुशहाली और न्याय का नया दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे विक्रम अपने परिवार और गांव की हालत सुधारने में कामयाब हुआ। शांतिपुर अब खुशहाल गांव बन चुका था, जहां हर तरफ खुशियां थी। मान्या की स्कूल की फीस अब हर महीने दी जाती थी और घर में कभी खाने की कमी नहीं होती थी। माधवी की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब विक्रम की सबसे बड़ी समर्थक थी और उसकी ईमानदारी पर उसे गर्व था। विक्रम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। हम पर भगवान की कृपा हुई है, क्योंकि तुमने कभी अपना सही रास्ता नहीं छोड़ा को। यह सब हमारी मेहनत और सही रास्ते पर चलने का नतीजा है। माधवी, हमें हमेशा अपनी ईमानदारी पर टिके रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। विक्रम अपने परिवार के साथ एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची ईमानदारी, चाहे वह कितने भी बड़े राज या लालच का सामना करे, अंत में हमेशा कामयाबी, सम्मान और एक ऐसी अनोखी विरासत की ओर ले जाती है जो किसी भी स्वर्ण भूमि से बढ़कर होती है।